नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है फैसियोला हिपेटिका लिवर फ्लूक पार्ट सेकेंड। सर्वप्रथम इसकी हमने शरीर की संरचना के बारे में बात की थी। अब शरीर भित्ति बॉडी वॉल। टर्बिलेरिया से भिन्न सभी ट्रिमेटोड प्राणियों में पक्ष्माभि अधिचर्म का अभाव होता है एवं फैसियोला की शरीर भित्ति में क्रमिक रूप से निम्नलिखित परतें पाई जाती है। सर्वप्रथम अध्यावरण टेग्यूमेंट, फिर आधारी झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेशिन्यास मस्कुलेचर एवं मिज़नकाइम। अध्यावरण टेग्यूमेंट शरीर की बाहरी सतह पर एक मोटा अपक्ष्माभित कोशिका द्रव्यी एवं बहुकेंद्र की आवरण होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। जब इस आवरण को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से आरंभ में बहुत पहले अध्ययन किया गया तो यह अकोशिकीय एवं समांग बोले तो होमोजीनस प्रतीत हुआ। इसीलिए उस समय इसे निर्जीव क्यूटिकल समझा गया। ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें इसकी बॉडी वॉल दिखाई दे रही है। देहभित्ति ऊपर की तरफ स्पाइन, क्यूटिकल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, तिर्यक पेशियाँ, ऑब्लिक मसल्स, क्यूटिकल, सेक्रेटिंग, मिज़नकाइमल सेल्स, स्रावी कोशिकाएं और मिज़नकाइम दिखाई दे रही है। तो उस समय 1963 में थ्रेड गोल्ड साइंटिस्ट थे और उनके साथ में दूसरे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका फिर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो बाहर की जो अध्यावरण परत है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपदवी जालिका, रसधानियाँ, वैक्यूल्स और कोशिका पायन आशय पिनोकोसाइटो वेसिकल्स पाए जाते हैं। इस शोध के होने पर इस आवरण का जो पुराना नाम था क्यूटिकल, उसके स्थान पर इसे अधिचर्म या एपिडर्मिस या अध्यावरण नाम दिया गया, टेग्यूमेंट, क्योंकि ये जीवित परत हो गई जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपदवी जालिका इत्यादि प्रेजेंट है, तो वो जीवित परत हो गई। तो यह आवरण मिज़नकाइम में स्थित कुछ अध्यावरण स्त्रवणकारी कोशिकाओं के प्रवर्धों से जुड़ा रहता है, जो कि डायग्राम में दिखाई भी दे रहे हैं। उनके प्रोसेसेस निकलते दिखाई दे रहे हैं और वो खूब लंबे आखिर में जाकर के क्यूटिकल के पास में खुल रहे हैं। क्यूटिकल यह मोटी चिमड़ परत होती है और अपने परपोषी के पाचक रसों के लिए प्रतिरोधी परत होती है। बहुत मोटी होती है, चिमड़ मतलब लेदरी, और इस प्रकार यह अंतः परजीवी के लिए एक आदर्श आवरण का कार्य करती है, एंडोपैरासाइट के लिए, जंतु के लिए, क्योंकि वो अपने आप को बचा सकेगा। इसके ऊपर असंख्य सूक्ष्म, चौड़े और पीछे की ओर मुड़े हुए सूल, स्पाइन्स या सूलिका, स्पिन्यूल्स या सल्क होते हैं, जो इसके शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं एवं इसके प्रचलन में भी सुविधा प्रदान करते हैं। डायग्राम में दोबारा देखें, ऊपर की तरफ ये दिस वन स्पिन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं पीछे की ओर मुड़े हुए, जो इसको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और चिपकने में भी सहायता करते हैं और चलन में भी सहायता करते हैं। इस तरीके से इसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनाया गया बड़ा डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर देखिएगा ऊपर की तरफ स्पिन्यूल्स बड़ा सारा दिखाई दे रहा है एक सेंटर में, और नीचे से जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं, पोर कैनाल दिखाई दे रही है, ये जो सिकेटरी सेल्स हैं उनके खुलते हुए, है ना। ऊपर की तरफ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, टेग्यूमेंट शब्द दे दिया गया है क्यूटिकल की जगह, उसमें देखिएगा माइटोकॉन्ड, एंडोप्लाज्मिक कैनाल्स नज़र आ रही है, वैक्यूल्स वगैरह, है ना, माइक्रोविलाइज नज़र आ रहे हैं और पिनोसाइटिक वेसिकल्स दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से ये जीवित परत होती है। फिर आती है आधारी झिल्ली। इसमें सेकंड लेयर जो इसमें डायग्राम में दिखाई दे रही है, इसके टेग्यूमेंट के जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारी झिल्ली। जब इसकी शरीर भित्ति का अध्ययन
प्रकाश सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोप से किया गया तो यह एक संकरी परंतु सुस्पष्ट अमलरंजी आधारित झिल्ली ठीक अध्यावरण टेग्युमेंट के नीचे दिखाई दे रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसका केवल बाहरी तट दिखाई देता है और अंदर का तट अप्रत्यक्ष रूप से नीचे के ऊतकों में समाया हुआ प्रतीत होता है, मतलब इंटीग्रेट हुआ हुआ, उसमें मिक्स हुआ हुआ। और आधारित झिल्ली के नीचे अध्यावरणी पेशियां पाई जाती है। डायग्राम में देखिए अध्यावरणी पेशियां मौजूद है, इसमें खूब सारी मसल्स दिखाई दे रही है जिनकी अभी अपन बात करेंगे। पेशीन्यास मस्कुलेचर, यह अध्यावरण के नीचे मेसेनकाइम के बाहर, अध्यावरण के तो नीचे हो गई, और मेसेनकाइम के बाहर भीतर की तरफ जो मेसेनकाइम प्रेजेंट है उसके बाहर एक स्तर बनाता है। इसमें बाहर की ओर वृत्ताकार सर्कुलर, मध्य में अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल और अंदर की ओर तिर्यक ऑब्लिक या विकर्णी डायगोनल पेशियां होती है। डायग्राम में देखें आप, अलग अलग दिखाई दे रही है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, है ना, और अलग प्रकार की, है ना, लॉन्गिट्यूडनल, तिर्यक पेशियां, ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट रहती है इसके अंदर। तो इस प्रकार से इसमें ये पेशियां पाई जाती है। चूसकों में, जो चूसकों वाला रीजन होता है उस जगह चूसकों में पेशियां अरिय तंतुओं के दृढ़ बंडल बनाती है। वहाँ पर जो मसल्स होती हैं वो एक स्पेशल फॉर्म रेडियल फाइबर्स का बैंड बना लेती है, जिससे उसमें अरिय धारियाँ बन जाती है, रेडियल स्ट्रिप्स। और सभी पेशी तंतु कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। मेसेनकाइम या पेरेन्काइमा, नीचे की तरफ जो तीसरी लेयर दिखाई दे रही है डायग्राम में देखेंगे, ये मेसेनकाइम प्रेजेंट है, जिसमें ये सिक्रेटरी मसल्स दिखाई दे रही है, सेल्स दिखाई दे रही है, स्त्रावी कोशिकाएं, टेग्युमेंट सिक्रेटिंग मेसेनकाइमल सेल्स। नीचे नीचे जो देखो बड़े बड़े, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, ये स्त्रावी कोशिकाएं हैं। मेसेनकाइम या पेरेन्काइमा, मध्य चर्म मेसोडर्म से बना यह विचित्र ऊतक विविध आंतरिक अंगों के चारों ओर पाया जाता है और उनके बीच में एक प्रकार से पैकेजिंग पदार्थ की भांति कार्य करता है। इस ऊतक में ढीली, व्यवस्थित, अनियमित, मतलब रेगुलर नहीं है, थोड़ा गैप बीच में प्रेजेंट है, एक केंद्रीकृत यूनिन्यूक्लिएट, एक ही केंद्रक प्रेजेंट होता है, और या फिर द्विकेंद्रकी, कईयों में दो केंद्रक भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी असंख्य कोशिकाएं होती हैं जिनके बीच तरल से भरे बड़े बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। डायग्राम में देखेंगे आप, इंटरसेलुलर स्पेस भी दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, कितने बड़े बड़े इसमें साइज में, और बड़े साइज की गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, और इसमें अलग माइटोकॉन्ड्रिया भी बड़े बड़े साइज के, और बीच में मेसेनकाइम के बीच में देखेंगे तो स्पेस भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये इसमें प्रेजेंट रहती हैं बड़ी बड़ी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में से कुछ तो बहुत बड़ी होती है और उनमें ऐसे प्रवर्ध होते हैं जो कि अध्यावरण के आधार तक फैले रहते हैं, ऊपर तक। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन्हीं कोशिकाएं मेसेनकाइमी शरीर में कंकाली कार्य करने के साथ साथ एक प्रमुख संवहन, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट मीडियम, माध्यम की भांति भी कार्य करता है, क्योंकि चपटे कर्मियों में रुधिर संवहन तंत्र नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल सर्वप्रथम, फैसियोला हिपेटिका, लीवर फ्लूक की आहार नाल अपूर्ण होती है क्योंकि इसमें गुदा, एनस का अभाव होता है। इसका मुख अगले सिरे की अधर सतह पर होता है, इंटीरियर एंड की अधर सतह पर होता है। इसके चारों ओर मुख चूसक, ओरल सकर पाया जाता है। मुख के चारों ओर क्या पाया जाता है? ओरल सकर। मुख अंदर की ओर ग्रसनी में खुलता है, फेरिंक्स, और ग्रसनी की अवकाशिका संकरी होती है और उसकी भित्ति मोटी होती है। कैविटी तो अंदर से छोटी सी होती है, लेकिन उसकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है। इसकी भित्ति में अरिय पेशियां पाई जाती है और ग्रसनीय ग्रंथियां पाई जाती है, फेरिंजियल ग्लैंड्स।
रेडियल मसल्स पाई जाती है वॉल में, और साथ साथ में फेरिंजियल ग्लैंड्स, ग्रसनीय ग्रंथियाँ। ग्रसनी के पश्चात एक छोटी और संकरी ग्रसिका इसोफेगस होती है, छोटी सी। ग्रसिका उपकला कोशिकाओं की एक परत द्वारा आश्रित होती है, मतलब उसकी भित्ति मोटी नहीं होती, और आगे बढ़कर ये किस में खुल जाती है? आंत्र में खुलती है। आंत्र तुरंत ही दाहिनी तथा बाईं दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक शाखा, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर इसोफेगस दिखाई दे रहा है, ऊपर ओरल सकर, ऊपर माउथ और मस्कुलर फैरिंग्स, पेशीय ग्रसनी, और फिर उसके बाद में छोटी सी ग्रसिका दिखाई दे रही है, और ग्रसिका के तुरंत बाद ये दाएं व बाएं दो भागों में बंट गया है, जिसको बोल सकते हैं आंत्र वाला पार्ट, इंटेस्टाइन वाला। तो आंत्र तुरंत ही दाहिनी तथा बाईं दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक शाखा पिछले सिरे के निकट पहुंचकर अंध रूप में समाप्त हो जाती है, और इसकी संपूर्ण लंबाई से अंदर तथा बाहर की ओर असंख्य नियमित उपशाखाएं, सीका या अंधनाले निकलती है। छोटी छोटी ब्रांचेज या अंधनालें, जिसको बोल सकते हैं डाइवर्टिकुला। और बाहर की ओर की अंधनालें अंदर की ओर की अंधनालों की अपेक्षा बड़ी और पुनः शाखित होती है। डायग्राम में दिखाई भी दे रही है। बाहर की ओर की जो डाइवर्टिकुला दिखाई दे रहे हैं, सीका या डाइवर्टिकुला, वो ज़्यादा ब्रांच्ड हैं। इस तरीके से इसमें इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। ग्रसनी और ग्रसिका दोनों अंदर की ओर क्यूटिकल द्वारा आश्रित होती है। जो इसमें ग्रसनी और ग्रसिका दिखाई दे रही है, वो दोनों अंदर से कैसी होती है? क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है। जबकि आंत्र में अंतश्चर्मी स्तंभी उपकला कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, जिसके चारों ओर वृत्ताकार और उस स्तर के पीछे की तरफ, मतलब चारों ओर वृत्ताकार और अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी पतली पेशी परत होती है, मस्कुलर लेयर। अंधनाल की उपकला में स्त्रावी ग्रंथियां होती है। जो पीछे की तरफ अंधनाल दिखाई दे रही है, सीका या डाइवर्टिकुला, तो वहाँ पर स्त्रावी ग्रंथि कोशिकाएं, सिक्रेटरी ग्लैंडुलर सेल्स। भोजन एवं असन, यह असन करने अर्थात भोजन ग्रहण करने के लिए प्रवास करता है, इधर उधर घूमता है, माइग्रेट करता है। भूखे फ्लूक असन के लिए पित्त की, जो अपने शरीर में पित्त होता है, तो पित्त की उसमें भेड़ की जो पित्त होती है, पित्त की छोटी छोटी नलियों या केशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, कैपिलरीज में, ट्यूब्यूल्स छोटी छोटी में प्रवेश कर जाते हैं, और अपने मुख चूसकों द्वारा प्रपोसी की पित्तवाहिनी की भित्ति से रुधिर, लसिका, पित्त एवं उत्तक टुकड़ों को चूस लेते हैं। मुख चूसक और पेशीय ग्रसनी दोनों मिलकर एक अच्छा चूसक उपकरण की भांति काम करती है। चूसक उपकरण, सकिंग एपरेटस, डायग्राम में भी देखेंगे तो इसका देखिएगा ऊपर की तरफ मस्कुलर फेरिंग्स लिखा हुआ है, और वो देखिए इस तरीके से जैसे सक करने के लिए पंप होता है ना, उस तरीके से कार्य करता है। तो चूसक पंप की भांति कार्य करता है, और चूसक उपकरण से इसके भोजन को सक कर लिया जाता है, जिसको बोल सकते हैं ग्रहण कर लिया। पाचन क्रिया आंत्र में बहिकोशिकीय होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर। पचे हुए भोजन का वितरण आंत्र की बहुशाखित अन्ननालों और मेसेनकाइम द्वारा होता है, क्योंकि इसमें परिसंचरणी तंत्र का, सर्कुलेटरी सिस्टम का अभाव होता है। उत्सर्जित पदार्थ चारों ओर के मेसेनकाइम में विसर्जित हो जाते हैं या विसरित हो जाते हैं, और मुख द्वारा फिर अंत में बाहर निकाल दिए जाते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के समान मोनोसैकेराइड्स, शुगर, फ्लूक के शरीर की सतह से ही सीधे शरीर में विसरित हो जाते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा अमीनो अम्ल भी अध्यावरण द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। दैट मीन्स डायरेक्ट
विसरण द्वारा ही शरीर में अंदर आ जाते हैं, ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड्स। विसरण में बाहरी सतह से के अध्यावरण में होने वाले असंख्य वलनों से सुविधा मिलती है, जो माइक्रोविलाइज प्रेजेंट। इसके शरीर में ग्लाइकोजन और वसाएं बड़ी मात्रा में मेसेनकाइम और पेशियों में संचित हो जाती हैं। श्वसन। पित्त में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण इसमें अवायु एनारोबिक या अनॉक्सीजीवीय एनऑक्सीबायोटिक श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर संचित ग्लाइकोजन अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं वसा अम्लों में टूट जाता है और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की बाहरी सतह से विसरित हो जाती है एवं वसा अम्ल उत्सर्जित तंत्र द्वारा त्याग दिए जाते हैं। यह एक ऊष्मानुमोची एक्सोथर्मिक क्रिया होती है जिसमें ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यदि स्वतंत्र ऑक्सीजन उपलब्ध होती है तो वायवीय श्वसन भी हो जाता है। धन्यवाद।